इससे पहले की 2 वीडियोज़ में मैंने उनकी थ्योरीज़ के बारे में बताया था कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि व्यक्ति क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं के पीछे कौन-कौन सी प्रेरणाएं, कौन-कौन से इमोशंस, फीलिंग्स कार्य करते हैं और उनको सही ठहराने के लिए व्यक्ति कौन-कौन से तर्क देते हैं। तो आज की जो हमारी थियरी है, ये इनका जो परिवर्तन का सिद्धांत है, जो सामाजिक परिवर्तन में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, उस पे आधारित है, जिसमें इन्होंने अभिजात वर्ग का जो सिद्धांत दिया था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो परेटो है, इनको चक्रीय सिद्धांतकारों में से एक माना जाता है। चक्रीय सिद्धांतकार जो कि मानते हैं कि जो परिवर्तन है ये एक चक्र की भांति होता है, ऐसे राउंड एंड राउंड होता है कि यदि हम पहले यहाँ से चल रहे हैं तो घूम फिर के हम पुनः उसी अवस्था में आ जाएंगे। मतलब एक बार जो अवस्था आ रही है वो पुनः उसका दोहराव अवश्य होगा। तो एक बार जो चीज़ हो रही है उसका दोहराव होते रहना, एक चक्र की भांति ये सारी चीज़ें होते रहना, ये चक्रीय सिद्धांतकारों की मान्यता होती है। तो परेटो भी चक्रीय सिद्धांतकारों में से हैं। तो इन्होंने भी कहा कि जो परिवर्तन है उसकी दशाएं पुनः पुनः वही उसी दशा में घूम करके परिवर्तन होता रहता है। तो किस तरीके से इन्होंने किस चीज़ को आधार बनाया कि चक्रीय परिवर्तन में क्या चीज़, किसमें चक्रीय परिवर्तन होता है। तो इन्होंने कहा कि जो वर्ग हैं, जो वर्गों के बीच में जो गतिशीलता है उनमें चक्रीय गति होती है। वो कौन कौन से वर्ग हैं, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अभिजात वर्ग की। अभिजात वर्ग में परिभ्रमण होता रहता। परिभ्रमण का मतलब घूम घुमा के वो अभिजात वर्ग का फिर से निर्माण होता रहता है। उसी में वो गोल चक्के की भांति वो एक बार ख़त्म हुआ फिर दूसरा बना, फिर वो ख़त्म हुआ फिर दूसरा बना। मतलब उसका नए सिरे से नवीनीकरण होता रहता है, लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो अभिजात वर्ग कभी भी ख़त्म नहीं होता है, उसका पुनर्चक्रण होता रहता है, ऐसा परेटो ने कहा। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि ये जो अभिजात वर्ग है ये क्या होता है, क्या होते हैं अभिजन। तो परेटो के अकॉर्डिंग ही अगर हम देखें तो परेटो ने कहा कि वे व्यक्ति जो किसी निश्चित दिशा में सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनको हम अभिजन कहेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होता है और उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसे पर्सन जो कि सबसे अच्छा कार्य कर रहे हों, सर्वश्रेष्ठ हों, तो उनको अभिजन कहा जाएगा। जैसे आर्थिक क्षेत्र में ले लो, तो आर्थिक क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ हों, मतलब जो सर्वोच्च हों, जिनके पास सबसे ज़्यादा पूंजी होती है, उनको हम आर्थिक क्षेत्र में अभिजन कहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में जो लोग सर्वश्रेष्ठ हैं तो हम उनको अभिजन कहेंगे, जिनको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त है समाज में, जिनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, लोगों की दृष्टि में वो उच्च माने जाते हैं। राजनीतिक दृष्टि से उनको अभिजन कहेंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा जिनके पास पावर रहती है, पॉलिटिकल पावर रहती है, तो वो लोग मतलब हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी निश्चित क्षेत्र में जो लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनको अभिजन कहा जाता है। तो ये है परेटो डेफिनेशन। अब ये जो परेटो का जो सिद्धांत है अभिजन का, ये प्रभावित है रॉबर्ट मिशेल की द रूलिंग क्लास, जो इनकी बुक भी थी द रूलिंग क्लास, इससे ये प्रभावित थे। रूलिंग क्लास में जो मिशेल्स हैं ये कहते हैं कि हर मतलब जो समाज होता है उसमें पॉलिटिकली जो पूंजीपति टाइप के लोग होते हैं उन्हीं का मेन प्रभाव रहता है। वो लोग मतलब अपना शासन वगैरह करते हैं, क्योंकि पैसे भी उन्हीं के पास होते हैं, तो राजनीतिक सत्ता भी वही लोग हथिया लेते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। इन्होंने ये चीज़ द रूलिंग क्लास में बताई। तो उसी के सिद्धांत से प्रभावित होकर के इन्होंने दिया अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। तो परेटो ने कहा कि हर एक क्षेत्र में, तो हर एक क्षेत्र में उन्होंने कितने क्षेत्र बताया, जब हर एक क्षेत्र की बात हो रही है तो कितने क्षेत्रों में बताया, तो उन्होंने बताया 3 मुख्यतः क्षेत्र। पहला बताया प्रशासन, पहला कौन सा, प्रशासनिक क्षेत्र, ये ठीक। और दूसरा कौन सा होता है, फिर दूसरा हो जाएगा जो आर्थिक क्षेत्र है, और तीसरा धार्मिक क्षेत्र।
तो ये 3 क्षेत्र बताए, पहला प्रशासनिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा धार्मिक। अब इनमें बताया कि हमेशा ही अभिजात वर्ग का प्रभुत्व रहता है और अभिजन लोगों का परिभ्रमण, यानी वो एक चक्र की भांति चलता रहता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया प्रशासनिक क्षेत्र में कि 2 प्रकार के अभिजन होते हैं। पहले होते हैं जिनको इन्होंने कहा कि शेर। अब ये शेर क्या है? ये शासक होते हैं, जो लोग शासन करते हैं, ठीक। और दूसरे वर्ग में इन्होंने कहा कि वो लोग जो लोमड़ी की कैटेगरी के होते हैं, फॉक्स। इनके पास शक्ति नहीं होती है, लेकिन इनके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। तो जो शेर लोग होते हैं, ये लोग, ठीक, इनके पास शक्ति बहुत ज़्यादा है, पावर बहुत ज़्यादा है। और ये जो लोमड़ी लोग हैं, इनके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है। तो जब ये शेर लोग थोड़ा सा कमज़ोर होने लगते हैं, तो जो लोमड़ी प्रकार के, यानी कि जो समाज में चालाक लोग होते हैं, वो उनका स्थान ले लेते हैं, ठीक। ये चक्र चलता रहता है। अब ये जो शेर लोग हैं, जो कमज़ोर होने लगते हैं, तो ये भी थोड़ा सा चालाकी से अपने आप को परिवर्तित करके अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब चूंकि ये लोग ज़्यादा ही चालाक होते हैं, तो सत्ता चली जाती है जो शेर प्रकार के लोग होते हैं। इसको आप सभी समाजों में देख सकते हो। जैसे कि आप पहले के राजे रजवाड़े जो होते थे, तो उसमें जो शक्तिशाली राजा होते थे, उनको आप शेर कैटेगरी के रख लो कि उनके पास शक्ति बहुत होती थी। तो वो लोग अपनी शक्ति के आधार पर शासन करने की कोशिश करते थे। या आप एक एग्जाम्पल ले लो अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के पास पावर थी, तो उन्होंने कुचल दिया सभी को। लेकिन हमारे यहाँ के भी कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, तो अब उन लोगों ने अंग्रेज़ों से सत्ता छीन करके भारत में वो सत्ता की, मतलब भारत के लोग ही शासन करें। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। या फिर जो राजा लोगों के एग्जाम्पल में भी आप समझ सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा था, तो पहले शासन करता था, लेकिन फिर एक कोई दूसरा जो निम्न वर्ग का था, लेकिन बहुत ज़्यादा चालाक था, जिसके पास चतुरता थी, तो उसने शासन सत्ता हथिया ली। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सबने सुना ही होगा। तो जो उससे पहले के कौन से शासक थे? महापद नंद। तो उनका जो शासन सत्ता थी, वो शक्ति पे आधारित थी। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए बहुत ज़्यादा गुरूर आ गया था उनको। तो वो क्या थे? शेर की कैटेगरी के। अब चाणक्य जो थे, वो एक तरीके से आप कह सकते हो लोमड़ी की कैटेगरी के, कि उन्होंने उनको जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको प्रोत्साहित किया, उनको मार्गदर्शन दिया कि किस तरीके से आप राजा बन सकते हो। उनको पूरी तरीके से मार्गदर्शित किया, एक गुरु की भूमिका निभाते हुए, और पूरी सत्ता पलट दी। लेकिन फिर भी ये शासक वर्ग तो बना रहा ना। ऐसा तो नहीं है कि सत्ता पलट गई तो शासक वर्ग ही खत्म हो गया। जैसे मार्क्स कहता है कि जब क्रांति होगी, तो जो शासक वर्ग है या जो पूंजीपति वर्ग है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो पेरेटो हैं, ये मानते हैं कि ये शासक वर्ग कभी खत्म नहीं होगा, शासक वर्ग में परिवर्तन होता रहेगा। जैसे कि आज एक व्यक्ति शासन कर रहा है, कल उसको हटा करके कोई दूसरा व्यक्ति शासन करने लगेगा, फिर उसमें भी जब योग्यता नहीं रहेगी, तो फिर कोई तीसरा व्यक्ति शासन करने लगेगा। मतलब ये जो शासक वर्ग है, ये हमेशा बना रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। ये चीज़ मानी परेटो ने। तो ये चक्र हमेशा चलता रहेगा, और जो नए अभिजन वर्ग हैं, वो उनका स्थान लेते रहेंगे। जो पुराने अभिजन वर्ग हैं, उनको हटा करके नए अभिजन वर्ग के जो लोग हैं, वो उनका स्थान लेते रहेंगे। तो ये चक्र चलता रहेगा, कभी भी अभिजन वर्ग खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इन्होंने कहा कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। मतलब कि जो इतिहास है, इसमें हमेशा से ही कुलीन तंत्र रहे हैं। एक कुलीन तंत्र मतलब एक कुलीन वर्ग आया, उसको हटा करके कोई दूसरा कुलीन वर्ग आया, यानी शासक वर्ग आया, उसको हटा करके फिर से कोई तीसरा कुलीन वर्ग आया। लेकिन ये जो वर्ग है, ये हमेशा बना रहा। तो ये कुलीन तंत्रों की कब्रिस्तान है, मतलब कि कब्रगाह है, कि ये चक्र चलता रहता है। एक प्रकार के लोग गए, फिर उनका दफन हो गया, उनका दमन हो गया, उसके बाद दूसरे लोग आए, फिर तीसरे लोग आए। मतलब ये चक्र हमेशा चलता रहता है। तो हिस्ट्री और कुछ नहीं है, कुलीन तंत्रों का ही इतिहास रहा है हमेशा
के लिए। तो ये परेटो ने माना। जैसे मार्क्स कहते थे कि अभी तक का इतिहास क्रांतियों का इतिहास है, लेकिन इन्होंने कहा कि अभी तक का जो इतिहास है वो कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। अब दूसरा क्षेत्र में इन्होंने बताया कि यहाँ भी परिभ्रमण होता है। ये आर्थिक क्षेत्र में भी इन्होंने 2 प्रकार के वर्ग बताए। पहला निश्चित आय समूह और दूसरा सट्टेबाज। जो निश्चित आय समूह वाले होते हैं, ये लोग मतलब इनकी फिक्स्ड होती है आय, जो इनकी जो इनकम है वो फिक्स्ड होती है। और जो सट्टेबाज होते हैं ये चालाक होते हैं, तो इनकी आय फिक्स्ड नहीं होती है। ये लोग किसी भी तरीके से बोलते हैं ना जुगाड़ू काम धंधा, तो उस तरीके से ये लोग अपनी इनकम इंक्रीज करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, अपने इनकम के सोर्सेस को बनाते रहते हैं। तो जो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो ये सट्टेबाज होते हैं इनकी फिक्स्ड इनकम हो जाती है और ये निश्चित आय समूह वाले इनका पतन हो जाता है। तो ये पुनः निश्चित आय समूह में चले जाते हैं और पुनः कोई नया वर्ग आ जाता है जो कि सट्टेबाज के रूप में कार्य करने लगता है। तो यहाँ भी ये दोनों वर्ग हमेशा ही बने रहते हैं। धार्मिक क्षेत्र में अगर आप देखो तो यहाँ भी 2 वर्ग सदैव बने रहते हैं। एक वर्ग होता है विश्वासी, एक होता है अविश्वासी। विश्वासी मतलब जो लोग भगवान को मानते हैं, उनकी प्रेजेंस में बिलीव करते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर है, वो होते हैं विश्वासी। और जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते वो अविश्वासी। अब कोई घटना हो गई या कुछ भी हो गया तो जो विश्वासी लोग हैं उनका विश्वास कमज़ोर हो सकता है। वो हो सकता है बाद में भगवान पे विश्वास ना करें, उन पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करें या ईश्वर को मानना ही छोड़ दें। और जो अविश्वासी लोग हैं उनके साथ कोई चमत्कार हो गया तो वो ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानने लगे। तो ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे चलती रहती हैं कि कोई किसी ने कुछ भी सपोज़ कि किसी ने भगवान जी से कुछ मांगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मांगी, अब वो चीज़ नहीं मिली उसको, दोबारा उसने मांगा उसको नहीं मिली। तो जब कई बार ये चीज़ हुई तो जो विश्वासी लोग हैं उनका विश्वास कमज़ोर हो गया। अब वो लोग फिर भगवान को नहीं मान रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता था, अविश्वासी कैटेगरी में आता था, लेकिन वो उसके साथ में कोई ऐसा चमत्कारी चीज़ें हो गई, कोई ऐसी घटना हो गई कि वो फिर भगवान जी को मानने लगा। तो विश्वासी और अविश्वासी ये इनका भी चक्र एक चलता रहता है कि ये लोग इसमें चले जाते, ये लोग इसमें चले जाते, तो ये चक्र के जैसे चलता रहता है। तो यही है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कि अभिजात वर्ग कभी ख़त्म नहीं होता है, बस उसके लोगों में परिवर्तन, मतलब ये वर्ग तो हमेशा बना रहेगा। अब इसमें जो लोग पहले थे हो सकता है वो लोग ना रहें, उसकी जगह कोई दूसरे लोग ले ले। तो ये चलता रहता है हमेशा। अब इसी को टीबी बटोमोर ने बताया कि जो अभिजन है इसमें 3 कैटेगरी आती हैं। पहला होता है बुद्धिजीवी अभिजन, दूसरा होता है प्रबंधक अभिजन और तीसरा होता है नौकरशाह अभिजन। कौन कौन से? बुद्धिजीवी, प्रबंधक और नौकरशाह अभिजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पे मैंने बताया इसको। तो ये 3 इनकी थी। एंड फिर सबसे लास्ट में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछ सकता है, द माइंड एंड सोसाइटी। ये बुक है परेटो की, 1916 में इन्होंने लिखी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है द माइंड एंड सोसाइटी। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आप इन्हीं से मिलती जुलती एक मीड की पुस्तक है जिसका कि आपको नाम बताना है। मीड की कौन सी बुक है जो कि इनकी पुस्तक से मिलती जुलती है? आपको मीड की पुस्तक का नाम कमेंट में बताना है।